दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 दिसंबर और आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस को हम लोग देखते हैं जो यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है उसके लिए प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आपकी रहती है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब इसमें आज की 21 दिसंबर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या पीआईबी में इस समय विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनकी रिव्यू समीक्षा आ रही है कि अभी तक उनकी क्या अचीवमेंट रही है। उसी में से कुछ जो पॉइंट प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते उसको कंपाइल कर लिया गया है और ये क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसरो बात करें। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। बेसिक फैक्ट आपको पता होगा। अब इस इसरो के प्रमुख कौन है ये भी आपको पता होगा। अब इसमें इससे भी ज़्यादा अब जो आपकी ये है, जब भी क्वेश्चन आता है कि इसरो की उपलब्धियां बताइए या इसरो के द्वारा कौन से विकासात्मक गतिविधियां या अभी तक क्या क्या किए गए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ये 385 जब ये आप बेसिक पॉइंट आप लिखेंगे जो दूसरों से अलग कर देगा तो पीआईबी में बताया गया कि 385 विदेशी सैटेलाइट यानी दूसरे देशों के सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। इससे अर्निंग टोटल कितनी हुई तो 187 मिलियन यूरो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। और इसी के साथ एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से एक इंटरप्राइज उद्यम की स्थापना की गई जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना गया। तो ये अलग से आपका क्वेश्चन बनेगा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक प्रकार की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। तो ये डिपार्टमेंट भी ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है अंतरिक्ष विभाग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है या सेपरेट एक स्वतंत्र विभाग के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को स्थापित किया गया और इसके अध्यक्ष क्या पीएम होते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। हमने जैसा कि पीछे भी बताया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसलिए स्थापित की गई क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य था कि अगर दूसरे देशों के द्वारा अपने सैटेलाइट लॉन्च करने की बात भारत से की जाती है तो उनको लॉन्च किया जा सके और साथ में भारत में ही जो निजी कंपनियां अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती हैं या अन्य इसरो का भी भार कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका उद्देश्य ही है टू ब्रिंग ए कॉमर्स ओरिएंटेड अप्रोच टू स्पेस एक्टिविटीज़। ये इसका इसी उद्देश्य इसी मकसद के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्थापित किया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो एक प्रकार की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत स्थापित की गई जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। दूसरा, इसका उद्देश्य कमर्शलाइजेशन यानी वाणिज्यीकरण करना। क्या जो स्पेस एक्टिविटीज़ अंतरिक्ष में गतिविधियाँ होती हैं जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करना, इसके अलावा अन्य बहुत सारे मिशन भेजे जाते हैं, रिसर्च उनमें सहयोग करना, तो इन सब के को ध्यान में रखते हुए इसे स्थापित किया गया है। दूसरी है इन स्पेस यहाँ इसको देखिएगा, दूसरी कौन सी है, इन स्पेस है और यह एक प्रकार की सिंगल विंडो एजेंसी है जिसके द्वारा नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई निजी कंपनी आवे तो निजी कंपनी के द्वारा भी अब भारत में भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की इसरो के द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि एजेंसी फॉर प्रमोशन एंड हैंडलिंग ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज इन कंडक्टिंग एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज़। जो एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज़ होती हैं
उन्हीं को संचालित करने के लिए एक गैर सरकारी एंटिटी के रूप में इन स्पेस को स्थापित किया गया है। अब इसके अलावा अन्य बातें करें तो अभी तक क्या इसरो की और उपलब्धि रही हैं, तो निजी रॉकेट जिसका नाम है स्काई रूट, ये जब ये इतने प्रयास किए गए तो प्रश्न यही उत्पन्न होता, क्या कोई निजी सेक्टर की स्टार्टअप या कंपनी, क्या कोई सैटेलाइट अभी तक लॉन्च किया? तो जी हाँ, ये कारनामा 23 अक्टूबर अभी जल्द ही ये हुआ। 23 अक्टूबर 2022 को स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित है उसके द्वारा यानी यस सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया? यस सब ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया गया। और इसी के साथ LVM3 के कितने, तो ये 36 वन वेव सेटेलाइट, कितने 36, LVM3 में 36 वन वेव सेटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे तो ये इसरो की बहुत सारी अन्य आपकी उपलब्धियां रही हैं, उसको भी आप लोग, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मिस हो जाते हैं उसको हमने कवर कर दिया। इसके पीछे कौन सैटेलाइट का PSLV, C51, उसके बाद C52, C53, C54, इन सारे को हम डिस्कस कर चुके। अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.6 लॉन्च किया गया, उसको भी तो पीछे से अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पीछे वो डिस्कस किया जा चुका है। अगला, अगर भारत में कोई क्वेश्चन आता है कि भारत को कैसे गांवों को स्मार्ट बनाया जाए या गांवों का विकास किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पर मॉडल कोऑपरेटिव विलेज आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पूरा कॉन्सेप्ट था प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, ये 2004 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये दिया गया कॉन्सेप्ट था। सेम इसी प्रकार का गांवों को भी मॉडल के रूप में तब्दील किया जाए, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर धारणीय तरीके से अफोर्डेबिलिटी को और ऑप्टिमम तरीके से आगे बढ़ें, इसी को सुनिश्चित करने के लिए मॉडल कोऑपरेटिव विलेज का कॉन्सेप्ट लाया गया और ये शुरू किया गया है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दोनों के द्वारा इसको मिलके लॉन्च किया गया। और ये 10 अप्रैल 2022 को ये शुरू किया गया। और ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये अहमदाबाद का एक गांव है बावला विलेज, अहमदाबाद का कौन सा, बावला विलेज से इसका उद्घाटन शुरू किया गया। कौन, तो ये मॉडल कोऑपरेटिव विलेज गाँवों का कायाकल्प करने के लिए, उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए ये पहल है शुरू की गई है। इसमें 6 गांव यानी चुने गए हैं, जिनमें अहमदाबाद के कौन कौन है, एड्रोडा और मोती। अहमदाबाद के कौन है, एड्रोडा और मोती। इसी प्रकार गांधीनगर के अदाराज मोती और ईशानपुर मोटा, अदाराज मोती और ईशानपुर मोटा ये गांधीनगर के हैं। पिपेरो ये दाहोद ये गुजरात का ज़िला है, वहाँ का पिपेरो है। कोली थार्ड ये राजकोट का है। तो ये इस समय जो कोऑपरेशन सहयोग बढ़े, इसी को सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया। और एक नया मंत्रालय भी आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग मंत्रालय का भी गठन किया गया है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर गांव, यानी गांव ऐसे हों जो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके। आत्मनिर्भर गांव को सुनिश्चित करने के लिए ये पहल मॉडल कोऑपरेटिव विलेज को लाया गया। और ये सहकार से समृद्धि जो टैगलाइन है सहकारिता मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का, तो उसी सहकारिता मंत्रालय की सहकार से समृद्धि यानी आपस में मिलजुल कर हम गतिविधियों को अंजाम दें, जिससे यानी इसी का सहकार, और जब मिलजुल के कोई भी गतिविधि को अंजाम देंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव सकारात्मक होगा और इससे समृद्धि सभी लोगों की सुनिश्चित होगी और समावेशी विकास की दिशा में भी अग्रसर हो सकेगा।
तो ये सहकार से समृद्धि के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगला देखते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार के द्वारा आखिरकार जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर है, यानी पशुपालन व डेयरी, इसके लिए भारत सरकार कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं। तो यहाँ मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो स्कीम यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, इन स्कीमों को आप 2-3 बार दोहरा लीजिए और ऐसे पेजों को तो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकला के जहाँ सोते जागते वहाँ चिपका लीजिए, बार बार देखिए, दिमाग में बैठ जाएगा। और सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सरकार आखिरकार कौन से स्टेप ली है, उनका आउटकम क्या रहा है। जैसा कि आपको पता भी है कि पशुपालन और डेयरी ये कृषि से संबंधित गतिविधियों में जो सहायक क्रिया होती है उसमें शामिल किया जाता है और भारत में एक रोजगार का एक अच्छा स्रोत के रूप में इसे काउंट किया जाता है। तो आखिरकार कौन कौन से मिशन शुरू किए गए हैं, इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो अच्छी नस्ल की गाय होती, गोवंश से संबंधित जो एनिमल्स होते हैं, उनका ब्रीडिंग, उनकी संवर्धन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और उनकी नस्लों में सुधार से लेकर के हर एक प्रकार का इसमें कोशिश की जाती है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, यानी डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट लाया गया। क्या लाया गया? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो पहला हमने क्या बताया? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दूसरा कौन है? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये दूसरा हो गया। और तीसरा फिर है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी यहाँ डेयरी प्रोसेसिंग प्रसंस्करण का मतलब हुआ जैसे आपने गेहूँ है, गेहूँ से क्या बना दिया? तो पाव रोटी बना दिया, चॉकलेट बना दिया, या बहुत सा अन्य चीज़ें हैं, आलू से आपने चिप्स बना दिया। तो ये प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसी को कहा जाता है। इसी प्रकार डेयरी उत्पाद से आपने क्या चॉकलेट बना दिया, दही बना दिया, या दूध से अन्य जो प्रोडक्ट, घी है, जो अन्य प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, वो डेयरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए भाई। डेयरी प्रोसेसिंग तभी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और संरचना होगा, और संरचना का ढांचे के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? तो ये आएगा फंड से। तो एक अलग से सेपरेट फंड बनाया गया, डेयरी प्रोसेसिंग। कौन सा? डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया। तो अभी तक 3 बातें जान चुके हो, यानी डेयरी और पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहला राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दूसरा हमने कहा कौन सा? तो कौन सा बताइए? तो हमने दूसरा आपका ये 1 मिनट, हाँ, दूसरा हमने कहा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये हमने दूसरा बताया। और तीसरा डेयरी प्रोसेसिंग, दूसरा हमने कहा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, और तीसरा कौन सा है? तो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया। अगला है राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन, यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन। पशुधन में जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, और साथ में भारत में जो अन्य अच्छी नस्ल के जानवर हैं उनका संवर्धन हो, उनका किसान भाई जो उनको पालते हैं उनको भी हर तरीके की कोई दिक्कत है तो हर एक समस्या का समाधान हो, इसी के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को शुरू किया गया। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और फिर है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड, क्योंकि ये जानवर हैं तो इनको क्या बीमारियां होंगी, बीमारियों से निजात पाने के लिए लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन? लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से संबंधित है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अगला है अब एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन है, ये पशुपालन अच्छे तरीके से हो, गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, इन सब का अच्छे से डाइवर्सिफाई तरीके से
पशुपालन होता रहे तो इसके लिए फिर वही ज़रूरत है, फंड चाहिए, फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फिर बना दिया गया एक तो डेयरी पालन, डेयरी के लिए बनाया गया था, और दूसरा किसके लिए बनाया गया, तो ये बनाया गया एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये भी आपका इसमें स्थापित किया गया। इसके अलावा लाइव स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे भी लिया जा रहा है कि कितने पशुधन हैं, और इन्हीं का इंटीग्रेटेड सैंपल का मतलब हुआ कि एक साथ सारे प्रकार के जानवर का सैंपल, ये नहीं कि एक बार हुआ कि केवल गाय का, एक बार भैंस का नहीं, इससे रिपीटेशन हो जाता था, एक गाय को भैंस हो, भैंस को गाय, 2 बार लोग गिनवा देते थे। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे इकट्ठा किया जाए, एक ही बार में गाय, बकरी, भैंस सब इनका सैंपल ले लिया जाएगा। तो लाइव स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे को भी प्रमोट किया जा रहा है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में ये ध्यान दीजिएगा कि सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर, यानी देखो एक तो हो गए FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे हो गए डेयरी कारपोरेट यानी कोऑपरेटिव्स। डेयरी कोऑपरेटिव्स का मतलब हुआ जो शहरी डेयरी उद्योग को प्रमोट करने के लिए जो निकाय हैं कोऑपरेटिव, जैसे नहीं सहकारी निकाय, तो डेयरी सहकारी निकाय, इनको समर्थन दिया जा रहा है। और साथ में जो डेयरी उद्योग से संबंधित एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी प्रोत्साहन, उनको भी हर प्रकार का समर्थन देने की पहल शुरू की गई। और सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, चूँकि गाय, भैंस, इन सब के लिए भी आपको कर्ज मिल सके, किसान भाई आसानी से इनका क्रय विक्रय कर सके, खरीद सके, विक्रय नहीं खरीद सके। खरीदने के लिए क्या, KCC, यानी पहले KCC केवल फसलों के लिए था, फसल बोते तब उसके लिए था किसान क्रेडिट कार्ड, जो 1998-99 से चल रही, इसका अब एक्सटेंशन किया गया, विस्तार किया गया, और इसे जो डेयरी उद्योग और एनिमल हस्बेंड्री तक भी इसको विस्तार कर दिया गया है। तो ये बात यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन से हमने आपको बताए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, तो 2 राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उसके बाद डेयरी पे आ जाइए, अब डेयरी वाले से इकट्ठा कर लीजिए। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दूसरा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, अगला है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया। अगला तो ये 3 हो गए। लाइव स्टॉक पे आ जाइए, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और तीसरा है लाइव स्टॉक को पशुधन है इनको कंट्रोल, इनका हेल्थ और इनकी जो डिसीज उससे बचाव हो, तो नेशनल हेल्थ एंड कंट्रोल डिसीज प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को स्थापित किया गया, और फिर एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी और डेयरी के क्षेत्र में भी KCC का विस्तार दिया गया। अगला हमने कहा कि लाइव स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे भी कलेक्ट किया जा रहा है। और सबसे लास्ट में हमने कहा जो FPO हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में ऐसे सहकारी कारपोरेट सहकारी निकाय जो डेयरी उद्योग में लगे हुए हैं, उनको भी समर्थन दिया जाएगा। ये दिया जा रहा, तो ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब आपको बताना है इसमें क्या कमियां हैं और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेज आएगा, एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप बता सकते किसान भाइयों में भी जो फंडिंग है समय पे नहीं मिल पाती है, फिर अब उनका कोऑर्डिनेशन का अभाव है, विभिन्न जो मंत्रालय विभाग है उनके बीच कोऑर्डिनेशन, प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार का पाया जाना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि जो किसान है उनकी पहुंच नहीं है, तो ये सारे पॉइंट इनकी चुनौतियों के रूप में बता सकते। फिर वे फॉरवर्ड और क्या किया जाना चाहिए, तो जो कोऑर्डिनेशन तंत्र है उसको अच्छे से यानी स्थापित किया जाए। इसके अलावा एक सेपरेट मैकेनिज्म स्थापित किया जाना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन करे किनके बीच, किसान और जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, तीनों को एक मंच पे ला दे। तो इसमें और जो किसान या जो इसमें एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए उनकी क्या चुनौतियां हैं उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, उनको भी एज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी शामिल किया जाए। तो ये सब आप वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट है जो आप बता सकते हैं। अगला टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
तो ये फूड प्रोसेसिंग पीछे भी इतने एग्जाम्पल दिए थे हैं, जैसे आलू से चिप बना दिया गया है। तो इसमें दो प्रकार के होता है, एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है, एक बैकवर्ड लिंकेज होता है। तो फॉरवर्ड लिंकेज और दूसरा कौन होता है, बैकवर्ड लिंकेज। पश्च प्रबंधन जिसका मैनेजमेंट क्या कहलाता है, अग्र प्रबंधन और पश्च प्रबंधन कहलाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड, और इस बार आप मेंस में उठा के देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा भी गया था है। तो आगे हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा कौन कौन से अभी स्कीम चलाई जा रही है। आखिरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उतना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ एक डेटा पे ध्यान दीजिए। यहाँ GVA का मतलब है ग्रास वैल्यू एडेड, ग्रास वैल्यू एडेड यानी मूल्य संवर्धन। इसी को क्या कहा जाए, सकल मूल्य संवर्धन कहा जाता है। इसमें हम बात करें 2016-17 तो कितना इसका योगदान था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो 1.79 लाख करोड़, 1.79 लाख करोड़ रुपये। और ये कितना था 2020-21 में इंक्रीज हो करके यह कितना हो गया 2.37 लाख करोड़ हो गया, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी दर्शाता है 7.27%। इतनी ग्रोथ रेट इसमें है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका GVA में कितना योगदान है, तो ये GVA में इसका योगदान कितना था, तो ये 2016-17 में 1.79 लाख करोड़ था। कितना 2016-17 में 1.79 लाख करोड़। जी हाँ, 2016-17 में 1.79 लाख करोड़ था। यह इंक्रीज होकर 2020-21 में 2.37 लाख करोड़ हो गया। हमने कहा इसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी दर्ज की गई, 7.27% दर्ज की गई। और रोजगार सृजन में बात करें कि जितने भारत में रोजगार पैदा हुए उनमें से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 12.2% योगदान रहा है। अब वही बात होती है कि आखिरकार भारत सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है। तो इसमें स्कीमों की बात करें तो ये कि प्रधानमंत्री संपदा योजना, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री संपदा योजना को इसके लिए लाया गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ जैसे गेहूं पक के तैयार हुआ, गेहूं कट के आ गया, किसान भाई उसको, यानी इसी को पोस्ट हार्वेस्ट कहा जाता है। फसल कटने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो सभी क्या कहलाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, कोल्ड रूम हो गया। इसके अलावा जो किसानों के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, उनके खेत से लेके कहाँ तक, यानी जो गोडाउन है वो ये सब इसी में आते हैं। गोडाउन को बनाया जाए तो ये इसमें संपदा योजना के अंतर्गत जो आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात की गई है कि आधुनिक मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा, पहला पॉइंट इसमें। दूसरा, हमेशा जो भी किसान भाई उत्पाद, चाहे टमाटर हो, गेहूं, चावल, जो भी फसल काट के लाएंगे उसमें वैल्यू एडिशन की बात की जाएगी। वैल्यू एडिशन, संपदा, तभी तो संपदा आपके पास जनरेशन होगा। वैल्यू एडिशन किस में बात की जाएगी, तो इसमें दूसरा पॉइंट हो गया बूस्टिंग वैल्यू एडिशन होगा। और तीसरा प्रोवाइडिंग बेटर रिटर्न टू फार्मर। अब जब जाहिर सी बात है जब मूल्य संवर्धन होगा तो अपने आप मूल्य ज़्यादा उत्पादों का मिलेगा, तो इससे किसानों की आय, किसानों को रिटर्न भी क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। तो किसानों को ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होगा, और जब ये किसानों को ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होगा तो इससे क्या, रोजगार सृजन, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी किसान सुसाइड कर रहे हैं, ये सुसाइडल जो टेंडेंसी से बाहर निकलेंगे। और साथ में जो खेती अभी घाटे का सौदा, जुआ माना जाता है, इसको एक लाभ का सौदा मान करके अन्य जो किसान इसमें तो अपने आप को अच्छे से स्थापित करेंगे ही। साथ में जो अन्य स्टार्टअप या कॉर्पोरेट या पीओ, वो भी, उनका भी मोटिवेशन, उनका भी मोरल इंक्रीज होगा। और इस प्रकार किसानों की हर मदद देने के लिए वो भी आगे आएंगे। तो ये आपकी है संपदा योजना, जिसमें आप 4 बेसिक पॉइंट पे बात इसमें की गई है। एक, मॉडर्न पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। दूसरा, वैल्यू एडिशन की बात की गई। तीसरा, हमने कहा कि इसमें किसानों को बेटर रिटर्न की बात की गई है, अच्छा मिले, रोजगार सृजन हो। तो ये सब इसमें प्रधानमंत्री संपदा योजना का पार्ट है। इसके अलावा एक और स्कीम शुरू की गई जिसका नाम क्या है,
जिसका नाम है यानी पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज ये काम की है। जैसे आप देखते हो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है, सेम इसी बात छोटे छोटे जैसे गांव के स्तर पर देखोगे भारत के जो 85% से ज़्यादा किसान छोटे हैं, मंझोले हैं। छोटे किसानों के लिए उनके खेत कम हैं तो उनके घर के पास ही कोल्ड स्टोरेज छोटा सा यानी माइक्रो स्तर पे उनको सुविधाएं फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज के माध्यम से दे दी जाएं तो उनकी फसल, चूँकि वो जो कस्बों में स्थित कोल्ड स्टोरेज हैं, गोडाउन है, वहाँ अपनी फसल नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका परिवहन इतना ज़्यादा आ जाएगा वहाँ। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड, और जो ये माइक्रो फूड है चूँकि इसका अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र का माना जाता है, इसको अभी पहचान फार्मलाइजेशन की औपचारीकरण की नहीं मिली है, औपचारिक क्षेत्र माना जाए, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज को ये स्कीम लाई गई है। और इसमें क्या किया जाता है यहाँ आप देख लीजिए, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट। इसमें पैसा भी दिया जाता है, तकनीकी सहायता और बिजनेस सपोर्ट भी दिया जाता। सेटिंग अपग्रेडेशन ऑफ 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज अक्रॉस द कंट्री। 1 2 नहीं 2 लाख छोटे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पैसा यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस और साथ में बिजनेस समर्थन भी इसमें दिया जाता है। तो ये आप भी इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक स्कीम एवरग्रीनिंग चल रही है जो हर एक सेक्टर को कवर करती है, उसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कौन सी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसको भी शुरू किया गया। और 1 2 नहीं, ये 2021-22 से लेकर 2026-27 से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी इसे लाया गया है। कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कौन सी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लाया गया 2021। ये कई सेक्टर में है। यहाँ हम जो बात 2021-22 से 2026-27 की कर रहे हैं, जिसमें 10,900 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रमोट करने के लिए, को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लाया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा तो वही है भारत को वैश्विक एक ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बने, तो इसके लिए हर एक प्रकार का समर्थन दिया जाएगा। तो भारत को ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस के रूप में तब्दील करने के लिए, ग्लोबल हब के रूप में तब्दील करने के लिए कौन सी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लाया गया 2021-22 से 2026-27 के बीच चलेगी। 10,900 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे इस एरिया में। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका था। तो माइक्रो, जब भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, तो अब आपके पास देखो इतने से आप पूरा आंसर लिख पाओगे, क्योंकि चैलेंजेस क्या, चुनौतियाँ क्या, आप सब जानते ही हो। स्कीम आप अब ये 3 स्कीम का आपने मेंशन कर दिया तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। और यही इतनी डिमांड होती है। आपने डेटा बता दिया कि आखिर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये डेटा है कि 12.2% लोगों को ये रोजगार देता फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी उसका ग्रोथ रेट आपने बता दिया कि कितना ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका होता है, वो आपने बता दिया। इसके अलावा बताया कि 1.79 लाख करोड़ कितना था ये डेटा, ये याद कर लीजिए। ये हाँ सही तो बोल रहे हैं, 1.79 लाख करोड़ 2016-17 और 2.37 लाख करोड़ ये 2020-21। और इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना 7.27% ये एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। बाकी 3 स्कीम आपने बता दिया। कौन, सबसे पहले संपदा योजना, उसके 4 कंपोनेंट, उसके बाद फिर आपका पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज दूसरी, तीसरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तीसरी। ये आप बता कि आप इसमें ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इसके द्वारा क्या क्या किया गया वो हम देख लेते हैं।
कुछ इसमें आपके काम के पॉइंट हैं जो इसमें पीआईबी में दिए हुए थे, हमने इसको कंपाइल किया। सबसे पहले थॉमस कप, इंडिया पहली बार हुआ कि थॉमस कप जीता, और ये थॉमस कप 1-2 बार नहीं 14 बार चैंपियनशिप रहे इंडोनेशिया को पेल पाल के भारत ने थॉमस कप जीत लिया। तो ये थॉमस कप इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि भारत ने पहली बार जीता है। तो ये भारत ने इंडोनेशिया 14 बार के विश्व विजेता रहे इंडोनेशिया को हरा के भारत की जो पुरुष टीम है उसके द्वारा इंडियन वुमेंस टीम ने इसको जीत लिया। और ये आयोजन कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखिए, इंडोनेशिया में नहीं, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। तो ये थॉमस कप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा थॉमस कप से, तो इसको गलत मत कीजिएगा। थॉमस कप इंडिया पहली बार जीता है, 14 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे इंडोनेशिया को निपटा करके, और ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसी प्रकार भारत का प्रदर्शन अब लगातार खेल की सेक्टर में सुधार हो रहा है। 2022 का बर्मिंघम कॉमनवेल्थ बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और 26 वाला विक्टोरिया में होगा। ये क्वेश्चन पीसेस में आया था, 26 वाला कहाँ होगा, विक्टोरिया में होगा। तो 22 वाला बा से बर्मिंघम, तो ये 22 वाला बर्मिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ। तो भारत चौथे स्थान पे रहा, ओवरऑल चौथे स्थान पे रहा। 61 मेडल भारत ने जीते, जिसमें 21 मेडल किसके हैं, गोल्ड। चौथे स्थान पे इंडिया रहा, इसमें कितने 61 मेडल भारत ने टोटल जीते, 21 गोल्ड इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अभी दूसरा नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स, पहला वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, दूसरा बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। तो ये सेकंड नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स पूछे कहाँ, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। और तीसरा वाला नेशनल जो यूनिवर्सिटी है ये आपको बताना ये कहाँ होगा, क्या उत्तर प्रदेश में होगा, ये क्या उत्तर प्रदेश में होगा नेशनल युद्ध गेम वाला, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एडवेंचर अवार्ड दिए गए, तो टोटल इस बार संख्या पूछे 44। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने लोगों को, टोटल 44 लोगों को दिया गया। इसमें जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इस बार एकमात्र प्लेयर जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं शरद कमल अचंता, एकमात्र ये टेबल टेनिस प्लेयर जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता। इसके अलावा जो अभी और क्या क्या, यानी भारत के द्वारा और क्या क्या इसमें किया गया। दूसरा गुजरात के गांधीनगर में कौन सा, तो ये जो गुजरात के गांधीनगर में जो खेलो इंडिया युद्ध का आयोजन किया गया। तो खेलो इंडिया युद्ध का आयोजन पूछा जाए कहाँ हुआ, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसमें जो बीसीसीआई की एक टीम है उसके द्वारा पीछे डिस्कस कर चुके, वो फर्स्ट स्थान प्राप्त की, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला इसमें अभी भारत में और खेल के सेक्टर में 44 नंबर का FID जो चेस चैंपियनशिप होता है, ये भारत के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। इसके साथ ही फीफा अंडर 17, ये 19 है, फीफा अंडर 17 जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2022, तो ये फीफा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 से 11 अक्टूबर 2022 को कलिंगा स्टेडियम कहाँ, भुवनेश्वर में हुआ, यानी उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, ध्यान रखिएगा महिला वाला है। और ये फीफा अंडर 17 ये वर्ल्ड कप है, इसमें स्पेन ने कोलंबिया को निपटाया। और ये फाइनल कहाँ, उड़ीसा से शुरुआत हुई थी। इसके अलावा ये कई स्थानों पे हुआ, तो इसमें मुंबई में हुआ था जिसमें स्पेन ने कोलंबिया को निपटा दिया, यानी स्पेन ने जो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है इसको जीता कोलंबिया को पराजित करके। ठीक, सबसे लास्ट में आपका ये अभी दिल्ली में एक और ये पूछा जा सकता है, इसको हमने काफ़ी होलिस्टिक कवरेज कर रखा। 3rd एडिशन ऑफ वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो एंटी बायोलॉजिकल सिंपोजियम है, जिसमें जो डोपिंग की जाती है दवा, इनका जो एनर्जेटिक दवाएं होती हैं उनका प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, उसी को रोकने के लिए, उस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए 3rd एडिशन ऑफ वाडा यानी एंटीबायोलॉजिकल सिंपोजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर 2020 के बीच इसका आयोजन किया गया है। तो ये कुछ आपके क्या थे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिगर थे जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला
जो खेलो इंडिया यूथ है वह ये आपका मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाला है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, नॉर्थ ईस्ट आपके लिए हमेशा प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहा। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो अभी जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है वो बताती है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट में जो नागरिकों की आम नागरिक की मौत होती थी उसमें 80% से ज़्यादा गिरावट देखी गई। और 2014 से लेकर के सरकार अभी तक जो प्रयास की है उसका नतीजा ये रहा कि लगभग 6000 से ज़्यादा उग्रवादियों के द्वारा सरेंडर किया गया। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें कि आखिरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र अशांति का क्षेत्र है, इसमें सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से आप शुरू कर सकते हैं कि गृह मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का इतना प्रभाव हुआ कि 80% से ज़्यादा आम नागरिकों का मौतें कम हुई और 6000 से ज़्यादा उग्रवादी संगठन या जो समूह थे उनके द्वारा सरेंडर किया गया है। अब सरेंडर हुआ तो आखिरकार कुछ समझौते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और 2022 का ये लेटेस्ट समझौता हुआ। असम मेघालय, आप जैसे पूर्वोत्तर भारत का ये मानचित्र ऐसे बनाओगे तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ठीक, ये इधर ये त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा से सटा हुआ ये वाला जो राज्य है इसी को क्या बोलते हैं, यानी त्रिपुरा। और इसी के आगे आप देखोगे तो इधर बनाते रहें, देखो ये हो गया मेघालय, ये क्या हो गया मेघालय, और इसी मेघालय के बगल में कौन है, तो ये आपका है असम। कौन है, असम। तो ये मेघालय और असम के बीच जो ये बॉर्डर लगता है, इसी बॉर्डर में कुछ इसमें विवाद था। असम और मेघालय के बीच जो सीमा को लेकर के जो विवाद था उसी का समझौता किया गया, और ये समझौता कहलाया असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022। इसमें असम को 18.46 वर्ग किलोमीटर का जो भूभाग है ये प्राप्त हुआ, और मेघालय को 18.33 वर्ग किलोमीटर का भूभाग प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो डिमार्केशन सीमांकन नहीं था उसको समाधान कर लिया गया। तो एक तो ये आप ध्यान रखिए जब भी आए कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022 हुआ, जिसमें असम को कितना, तो 18 असम को ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा 18.46, और ये इधर 18.36, तो 18.46 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और मेघालय को 18.33 वर्ग किलोमीटर का भूभाग प्राप्त हुआ। अगला, इसके पहले पिछले साल आप जाएंगे तो ये पिछली बार भी एक समझौता हुआ था, कार्बी ओंगलांग समझौता 2021। कार्बी ओंगलांग समझौता ये असम के जो एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी समूह थे, जिनमें 5 प्रमुख रूप से हैं, 5 उग्रवादी संगठन समूह और केंद्र सरकार और साथ में जो कार्बी ओंगलांग यानी यहाँ की जो सरकार थी, लोकल सरकार, उनके बीच ये राज्य सरकार, उनके बीच ये समझौता हुआ था। तो ये कौन कौन इसमें शामिल थे, तो ये एक था यानी कार्बी ओंगलांग समझौता के नाम से जाना गया, लेकिन 5 उग्रवादी समूहों में इनका ऐसा शॉर्टकट आप याद रखिएगा। कौन हो गया, एक हो गया यानी KLNLF, दूसरा PDCK, दूसरा है UPLA, और दूसरा हो गया KPLT, अगला हो गया यानी KLF। तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हो, कौन, KLF, पहले KLF को याद रखिए, कलफ, और कलफ के बीच में आपको क्या करना है, KLF याद कर लिए, KLF के बीच में यानी KLF और K, यहाँ देखिए KL और F के बीच कौन है, K यानी क्लब के बीच में NL लगा देना है, NL। तो 2 आपके इससे क्लब से क्या याद हुआ आपको फिर से बता रहे हैं, नहीं आप भूल जाएंगे एग्जाम में, यानी क्लब लिखिए, सबसे पहले क्लब लिखिए, ये क्लब लिख लिया। हमने कहा ये KL एक साथ है तो KL को ऐसे रखिए, और उसके बाद F बीच में, और बीच में क्या सब आपको नल वाला यानी NL को चिपका देना है। तो 2 तो ये याद हो गए, क्लब के बाद नल को लाना है, कलफ नल, ऐसे बोलिए। तो KLF, दूसरा कलफ नल, तो कलफ नल 2 याद हो गए, कलफ नल के बाद अभी आपको यानी ये कलफ याद कर लिए, कलफ नल याद कर लिए, उसके बाद अभी 3 बचे हैं।
अब 3 को कैसे याद रखिए, तो एक तो यानी उपला, उपला ये पूछेगा, अगर कठिन क्वेश्चन पूछिए तो पूछेगा कौन संगठन इसमें शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो उपला, 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 उपला आप याद कर लो, उपला जैसे वो नहीं गोबर से बनते, वो उपला है। तो वैसे लोगों के साथ समझौता हुआ, गोबर वाला काम कर रहे थे, उग्रवादी थे। तो उपला कलफ नल, उपला कलफ नल, तो ये ऐसे याद करिए, उपला कलफ नल, यानी ये उपला भी काट दो। तो अभी तक आपने कितना याद कर लिया, 3 याद कर लिया। अब बचे 2 हैं, PDCK, PDCK और KPLT, PDCK KPLT। तो ये PDCK ये याद करिए, PDCK और उसके बाद कौन है, KPLT, PDCK KPLT। 2-3 बार इसको बोलोगे या आपके हिसाब से कोई लॉजिक बन पाए तो इसको भी सेट कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा। यानी PDCK KPLT, LT वाला एग्ज़ाम होता है, LT ग्रेड का, और इसमें KP आपका कोई दोस्त है KP, वो इसमें सेलेक्ट है, तो ऐसे कोड बना के याद कर लो, KP भाई किस में सेलेक्ट है, LT में, तो KPLT हो गया है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, PDCK KPLT। तो आपके कौन हो गए, उपला, 5 याद हो चुके होंगे अब तक। उपला, उपला के बाद हमने कहा कलफ, और कलफ में बीच में नल आया, ये उपला कलफ नल 3 हो गए। दूसरा हमने कहा आपका दोस्त कौन है, KPLT में सेलेक्ट, KPLT, और उसके बाद PDCK। ठीक, तो ये आपका, इसमें जो ये हथियार का इस्तेमाल करते थे, तो हथियार ये स्वयं सरेंडर हुए, यही 5 उग्रवादी इनके लोग हैं, गुर्गे सब अपने आप हथियार त्याग दिए, और 1000 से ज़्यादा जो इसमें शामिल थे लोग, 1000 से ज़्यादा सरेंडर करने के बाद वे मुख्य हिंसा को त्याग करके लोगों के द्वारा समाज के मुख्य धारा में शामिल हुआ गया है। अब अगला 2 कार्बी ओंगलांग समझौता 2021 का हो गया, असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022 का हो गया, और 2020 में भी एक समझौता हुआ था, बोडो समझौता, इसे भी ऐतिहासिक कहा गया था। बोडो समझौता भी 3 पक्षकारों के बीच हुआ था, एक हुआ था केंद्र सरकार, दूसरा मिजोरम सरकार, बोडो समझौता याद रखिए, और तीसरा ब्रू रियांग, यहाँ की जो एक कहा जाए सबसे प्रताड़ित जनजाति रही है, ब्रू रियांग, इन 3 के बीच हुआ था बोडो समझौता। तो बोडो से यहाँ बोडो निकाल लीजिए, बोडो से ब्रू यहाँ से निकल आएगा। बोडो समझौता 2020 वाला किन के बीच हुआ, तो ब्रू रियांग, मिजोरम सरकार और साथ में केंद्र सरकार के बीच हुआ। इसके अलावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये आप त्रिपुरा 2019 में जो ये त्रिपुरा में एक उग्रवादी संगठन कार्यरत था, उसके बीच समझौता हुआ, उसे किस नाम से जाना गया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, यानी NLFT 2019। तो कुल मिलाकर के 19 से समझौते शुरू हुए। तो आप उल्टा चलिए, 22 में हमने कौन बताया, कौन समझौता हुआ, तो असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता। 21 में हमने कहा कार्बी ओंगलांग समझौता, 5 उग्रवादी, ये हमने बताया। 20 में बोडो समझौता हुआ, और बोडो समझौता, उसके बाद 19 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो ये हुए। तो ये 4 ये समझौते प्रमुख रूप से हैं, जिनकी वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अब प्रभावी रूप से हो पा रही हैं। पूर्वोत्तर जो भारत है, ये भारत के लिए सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक हर एक प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर कौन बन गए, तो ध्यान दीजिएगा, ये रेहान अहमद। कौन बन गए हैं, रेहान अहमद। पूर्व में इसका किसके, ये डेब्यू में 5 विकेट लेने का ये किसके नाम खिताब था, तो ये पैट कमिंस के नाम था। अब कौन हो गए, रेहान अहमद हो गए। अगला, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, पूछा जा सकता। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऐसे लोग जो जिन तक पुस्तकों की पहुंच नहीं है, उन्हें जो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी का मतलब हुआ वो सीधे आप मान लो आपको पुस्तक की ज़रूरत है, तो आपको घर तक आप इसमें फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी से कांटेक्ट करिए, आपको पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। अगला, रियो रेस 2023 के 50वां संस्करण ये कहाँ, तो ये केप टाउन में होगा, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से INS
INSV तारनी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये भी तारनी तैर के जाएगा केप टाउन, बंदरगाह में है तो जाहिर सी बात तैर के जाएगा। तो ये तारनी तैर के जाएगा पार्टिसिपेट करने। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, इसको चेन्नई में IIIT उद्योग में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये लौह इस्पात उद्योग को खनन, उत्पादन इत्यादि में संलग्न है। प्रमुख एक काजा प्रीमियर के रूप में ये अपने आप को तब्दील किया और इसके योगदान को देखते हुए उत्कृष्टता पुरस्कार III उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 इसे किसको दिया गया? तो ये NMDC को दिया गया है। अगला, एक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अभी आपको पता है कि COP15 जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का आयोजन किया गया। और ये COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? ये मॉन्ट्रियल, और ये मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा का एक शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर एक एग्रीमेंट अंततः पक्षकार देशों के द्वारा अपनाया गया, जिसे कुनमिंग, क्योंकि इसके पिछला कुनमिंग चाइना में हुआ था, अब मॉन्ट्रियल, तो दोनों को मर्ज करके इस एग्रीमेंट हुआ, जिसे किस नाम से जाना गया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। उद्देश्य था स्थल पे, जल पे यानी ओशियन, और स्थल यानी पृथ्वी, महासागर, दोनों को मिला दो, और साथ में इस पर रहने वाली स्पीसीज, 3 चीज़ें हो गई। यानी लैंड्स, ओशियंस एंड स्पीसीज को बचाना इसका मेन मकसद है। एक इसमें लिखेगा ओनली स्पीसीज को बचाना, आप गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओशियन, स्थल, लैंड्स और स्पीसीज को बचाना। और किससे बचाना? प्रदूषण से बचाना। हम इतना रोज़ पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम तो मरेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली स्थिति है। जहरीली धुआं फैला रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये सब इससे निजात हो तो इसमें स्थल, समुद्र और स्पीसीज को बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, डिग्रेडेशन, अवनमन से बचाना है, क्षरण जो हो रहा है, संख्या घट रही है, इससे बचाना, और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। तो क्वेश्चन आएगा आपकी कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट आप निबंध में इस्तेमाल करिए। जलवायु परिवर्तन या जैव विविधता के संरक्षण के लिए आखिरकार कौन कौन से प्रयास किए गए? जब लेटेस्ट आप करंट अपडेशन आप देते हैं तो आपके नंबर बूस्ट हो जाते हैं। तो ये कुनमिंग एग्रीमेंट जरूर ध्यान रखिएगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, ये इस पर सभी देशों ने साइन करने हस्ताक्षर कर दिया है। और साथ में हमने बताया ये 3 चीज़ों को बताएगा, लैंड्स, ओशियंस और डिग्रेडेशन। लैंड, ओशियन और स्पीसीज, किससे? पॉल्यूशन से, डिग्रेडेशन से, जलवायु परिवर्तन से। और ये इसकी तुलना पेरिस एग्रीमेंट के समतुल्य की जा रही है। इसी में चर्चा एक और आया 30/30। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट UPSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो कनाडा में अभी COP15 हुआ, इसी में 30/30 को अपनाया गया। आप कहेंगे सर एक प्रकार की प्रतिज्ञा ली गई, क्या प्रतिज्ञा ली गई? यहाँ अगला ये 30 2030 यानी साल को दर्शाता है। अगला 30 क्या? 30% विश्व की जो भूमि है, लैंड है और समुद्र है, लैंड और सीज को बचाना। ये इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चरण समुद्र और लैंड और हम सागरों का, जल बॉडीज़ का लगातार चौपट करते जा रहे हैं। तो इसमें केवल लैंड लिखेगा वो भी गलत हो जाएगा, या स्पीसीज लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, स्पीसीज नहीं है। तो 2 चीज़ें हुआ, एक 30/30 ये प्लेज प्रतिज्ञा ली गई, वो आपको ध्यान रखना। और दूसरी हमने आपको क्या बताया, कौन सी? पहल। तो पीछे वाली भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम हमने आपको क्या बताया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। वहाँ पर लैंड भी है, ओशियन भी है, स्पीसीज भी है। उन दोनों को किससे बचाना है? तो उससे हमने कहा पॉल्यूशन से, डिग्रेडेशन से और क्लाइमेट चेंज से बचाना है। दूसरा हमने कहा कि 30/30 तो 2030 तक लैंड और ओशियन का 30% जो क्षरण होने वाला है उसको संरक्षित करना है। ये प्रतिज्ञा 30/30 कहलाती है। दूसरा, इसी में एक और बात की गई, किसकी बात की गई? फाइनेंस, पैसा वैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो एग्रीमेंट हुआ मॉन्ट्रियल कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, इसमें कहा गया जो धनी देश हैं जिन्होंने जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है, उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि 2025 तक कम से कम $20 बिलियन प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाएं।
और ये 2030 तक ये 30 बिलियन यूएस डॉलर प्रति वर्ष इनको उपलब्ध करवाना होगा। और इस प्रकार एक ट्रस्ट फंड का सृजन करने की ज़रूरत है। जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत फंड स्थापित किया गया, सेम एज उसी प्रकार का एक सेपरेट डेडिकेटेड समर्पित ट्रस्टेड फंड होना चाहिए। तो एक ट्रस्ट फंड बनाया जाए और धनी देशों को कहा गया कि 2025 तक कितना 20 बिलियन यूएस डॉलर, 2030 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर ये फंड कम से कम इतना धनी देशों को, जो विकासशील व अल्प विकसित देश हैं, उनको उपलब्ध कराना होगा। और आगे ये डबलिंग ट्रिपलिंग के साथ ये इंक्रीज होगा 2030 के बाद। तो ये बात इसमें फाइनेंस के लिए की गई। अगला इंडिजेनस राइट्स की बात की गई, जो देशज अधिकार होते हैं उनकी भी। तो ये 30/30 का कंपोनेंट के रूप में इंडिजेनस राइट्स को शामिल किया गया। तो ये 30/30 जो प्लेज ली गई ये इसी का पार्ट है। तो 30/30 के अंतर्गत ये कहा गया कि जो इंडिजेनस पीपुल्स हैं उनको कहा गया कि वो जिस ज़मीन या जिसके आसपास रहते हैं वो अपनी भूमि का उपयोग कर सकते हैं। टू रिमेन स्टीवर्ड्स ऑफ लैंड दे यूज, यानी उनका ये मलकाना हक जो है वो बना रहेगा, उनके वहाँ से नहीं खदेड़ा जाएगा। जैसे कहा जाता है भारत की जनजाति उनकी 3 चीज़ों से, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जैव विविधता संरक्षण में उनसे अच्छा कौन कर सकता। जल, जंगल, ज़मीन, तीनों से उनका भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इसीलिए कहा गया सेफ गार्डिंग इंडिजिनस पीपल्स राइट टू रिमेन स्टीवर्ड्स ऑफ लैंड दे यूज, इंश्योरिंग दे आर नॉट सब्जेक्ट टू मास इविक्शन, उन्हें वहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा। और इसी अधिकार को क्या नाम दिया गया, इंडिजिनस राइट्स। तो ये काम का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अगला इसी में और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो COP 15 है। कौन? COP 15। बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई दी है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ। और इसमें जो राष्ट्र थे उनके द्वारा 4 गोल्स को अपनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कितने गोल? 4 गोल्स को अपनाया गया और 23 टारगेट सेट किए गए, जिससे 2023 तक क्या करना है, यानी प्राप्त करना। और ये 4 गोल से 23 टारगेट, 4 गोल और 23 जो टारगेट हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को सुनिश्चित करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की दिशा में है। तो ये, और दूसरा, अब ये इसलिए बायोडाइवर्सिटी के लिए एक और रिपोर्ट यहाँ ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात आ गई। तो इसमें एक है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात आई। इसकी स्थापना 1961 में एज ए NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 2022 की रिपोर्ट है। इसको मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ करिए, कुछ फैक्ट याद करिए, उसको इतनी बार यूज़ करिए, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात आ जाए वहाँ आप तुरंत लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की उल्लेख कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया, जो WWF की रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसमें कहा गया कि 1970 के बाद से हमने वाइल्ड लाइफ आबादी को ड्रास्टिकली डिवास्टिंग खतरनाक तरीके से कितना 69% विनाश, हम गिरावट के कगार पे पहुंचा दिए। 69% विनाशकारी गिरावट हो गई है। ये चिंता का विषय है। इसीलिए जो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इतना लाइमलाइट में रहा, ये और चर्चा पर चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये आज का रहा करंट अफेयर्स। तो ये लास्ट में ये रिपोर्ट ज़रूर मेंशन करिएगा, जहाँ जहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात आए वहाँ WWF की रिपोर्ट कौन सी है। तो हमने कहा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की है। इसमें कहा गया 1970 से के बाद हमने 69% विनाशकारी तरीके से किसमें, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव में गिरावट के कगार पे पहुंच गए हैं। तो ये आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे के जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के बाद फिर कल के करंट अफेयर्स में फिर मिलेंगे। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी? लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे, वो भी बिना कोई शुल्क लिए, पूरी तरीके से निःशुल्क ये आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाती है।